और फिर डिजाइन के बाद में जो है एक एक स्टेप ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, बस ज़्यादा नहीं है। एक दो लेक्चर और होगा, उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड हमारा समाप्त हो जाएगा। किसी को रिसर्च इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ ले, रिसर्च डिजाइन से जुड़ा हुआ प्रीवियस क्लास में जैसा कि हमने पढ़ा था। चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो रिसर्च डिजाइन के बाद हमें स्टार्टिंग हो गई थी सैम्पलिंग के बारे में। ठीक है, सैम्पलिंग क्या है ये हमने पढ़ा था। अब उसके आगे जो है वो हमें पढ़ना है। चलिए आते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का जैसे हमने पढ़ा था कि सैम्पलिंग क्या है, एक प्रक्रिया है जो प्रोसेस ऑफ टेकिंग सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन। यानी समदृष्टि से न्याय दर्शन लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, सैंपलिंग कहते हैं, न्याय दर्शन कहते हैं। फिर हमने ये भी डिस्कशन किया था कि जनसंख्या किसे कहते हैं। जनसंख्या का मतलब जहाँ जो लोग होते हैं उन्हें हम जनसंख्या कहते हैं, जनसंख्या कोई और चीज है। तो जनसंख्या के बारे में हमने पढ़ा था कि ये क्या है, वेल डिफाइंड कोई भी क्लास, ठीक, वेल डिफाइंड क्लास ऑफ पीपल, इवेंट और ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड क्लास ऑफ पीपल, इवेंट और ऑब्जेक्ट, चाहे वो वेल डिफाइंड कोई पीपल का ग्रुप हो, चाहे वो इवेंट्स हो, कोई घटनाओं का लेकर के हो, या किसी वस्तु विशेष को लेकर के हो जो वेल डिफाइंड हो, यानी जिसको परिभाषित किया जा सकता हो, जो अपने आप में कंप्लीट हो। ठीक है, तो सर जो स्क्रीन है ना वो हाफ दिख रही है सर। आप पूरी दिख रही है। अब सही है हाँ सर, हाँ ठीक। नाउ इज क्लियर। तो जी। वेल डिफाइंड, थैंक यू। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे मार्केट है तो वेल डिफाइंड है, सब मार्केट का मतलब आप समझ जाते हैं, स्कूल का मतलब आप समझ जाते हैं, स्टूडेंट का मतलब आप समझ जाते हैं, पार्टी का मतलब आप समझ जाते हैं। तो कुछ ये वेल डिफाइंड चीजें होती हैं। कुछ चीजें होती हैं जैसे वो हंस रहा है, वो खा रहा है, अब ये क्या है, ये किसी वर्ग को, किसी क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करती, ये बस बता रहे हैं क्या हो रहा है। तो जो चीजें वेल डिफाइन होती हैं, जिनको हम जैसे भूकंप घटना है, वेल डिफाइन है, कोविड आ गया, ये वेल डिफाइन है। तो ऐसी जो सारी चीजें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। अब पूरी पॉपुलेशन क्या होती है कि पॉपुलेशन छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। जैसे मान के चलिए कहीं 1,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं और कहीं पर मान के चलिए कि 500 ही विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कहीं पर 10,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। और आप वहाँ के विद्यार्थी को, उन विद्यार्थियों पे कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, या उन विद्यार्थियों के माध्यम से डेटा कलेक्शन करना चाहते हैं, तो वैसे में क्या, पॉपुलेशन देखिए छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। पॉपुलेशन जिस क्लास को आप लेना चाहते हैं उस क्लास में फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, यानी नोएबल भी हो सकती है, अननोएबल भी हो सकती है। तो आपको ऐसी कोई दिक्कत बात नहीं होती कि जनसंख्या ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि जो हम सैंपल लेने जा रहे हैं जिस पॉपुलेशन से, उस पॉपुलेशन को वो सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहा हो। मान के चलिए कि कहीं ने आपने किसी सैंपल लेने जा रहे हैं, एक पार्टी में 10,000 लोग शामिल हुए, और अब ये सैंपल कोई लेना चाह रहा है कि जो कैटरिंग की जिसने व्यवस्था अवेलेबल कराई, वो कैटरिंग की व्यवस्था कितनी अच्छी थी। अब उसने क्या किया कि जाकर के 10,000 लोगों में से केवल 100 लोगों से पूछ लिया, और 100 लोगों के आधार पर उसने लिख दिया हाँ 100 लोगों ने कहा कि कैटरिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो इसमें क्या होगा, जो सैंपल है वो बहुत छोटा है 10,000 के सामने। 10,000 ह्यूज क्राउड है, और उसके सामने आपने केवल 100 लोगों से पूछ करके और आपने स्टडी रिव्यू कर दिया। नहीं। या जैसे अभी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, वैक्सीनेशन में कई सारे लोगों को वैक्सीन लग रही है। अब वैक्सीन की कितना साइड इफेक्ट है, कितना अच्छा होता है, वैसे में क्या है, करोड़ों लोगों को लगनी है। ठीक है, 125 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है, उसमें से आप जाकर के 500 लोगों से पूछ लें जिनको वैक्सीन लगी कि भाई आपको कैसा फील हो रहा है, 500 लोग कहते हैं अच्छा फील हो रहा है, उसके आधार पे आप 125 करोड़ लोगों को नहीं डिफाइन कर सकते। तो जितना ज्यादा पॉपुलेशन होती है, सैंपल हमेशा ध्यान रखना होता है कि हम सैंपल इतना जरूर लें कि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाए, यानी सैंपल बहुत ज्यादा छोटा भी ना हो और बहुत ज्यादा लार्ज भी ना हो, क्योंकि ज्यादा लार्ज हो जाएगा तो डेटा कलेक्शन करने में भी दिक्कत आती है। दूसरी चीज क्या होती है, मैंने कहा पॉपुलेशन की अवेलेबिलिटी पे है। जैसे मान के चलिए कि आप जानते होंगे कि भारत में फांसी की सजा होती है, फांसी दी जाती है। और जब फांसी दी जाती है तो क्या होता है, फांसी देने वाले कितने लोग होंगे भारत में, जल्लाद जिसे कहते हैं। पूरे इंडिया में फांसी जो है, जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश देती है, उसमें फांसी की सजा सुनाती है। तो फांसी की सजा ऐसा नहीं कि गली गली में लोग घूम रहे हैं, या कोई एजेंसी है या कोई दुकान है या कोई सर्विस प्रोवाइडर है वो कहता है भाई फांसी की सजा देनी हमसे कांटेक्ट करो। नहीं,
ऐसे गिने चुने लोग होंगे, एक या दो लोग होंगे पूरे इंडिया में जो अथराइज्ड है, जो अथराइज्ड हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड हैं कि अगर कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा सुने, क्योंकि कोर्ट ही भारत में सुना सकती है, भारत में संविधान का नियम लागू है, संविधानिक राष्ट्र है हमारा। तो संविधान के तहत जब कोर्ट सजा सुनाती है, फांसी की सजा सुनाएगी, तो वहां वही व्यक्ति फांसी की सजा देता है जो वैधानिक जनरल है। अब वो जल्लाद किसी व्यक्ति को, देखिए किसी जानवर को मारना, मारने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो आप देख सकते हैं उसको कैसा फील होता है। एक व्यक्ति को मारना, या किसी व्यक्ति को मारने जा रहा है कोई, तो व्यक्ति को मारते समय उसके में कैसी फीलिंग आती होगी, कैसा उसे एहसास होता होगा, क्या उसको लगता होगा कि मनुष्य को मारने जा रहा है अपने आंखों के सामने। ठीक, जल्लाद मारता है, वो अपने हाथों से मारता है, तो क्या उसमें इन्फेरिटी की फीलिंग, क्या उसमें कोई कॉम्प्लेक्स, क्या उसमें अपने आप को गिल्ट तो नहीं महसूस होता कि उसने यार आज इंसान मार दिया। जैसे हम कोई कोई जो है हिंसा ना करता हो, जानवरों से प्रेम करता हो, और वो रास्ते जा रहा हो और उसके गलती से, उसके बाइक से या उसके गाड़ी से या उसके किसी कारणवश अनजाने तरीके से कोई हिट हो जाए, किसी को चोट लग जाए, किसी जानवर को, और जानवर को किसी कारणवश वो डेथ हो जाए, तो उसे गिल्ट फील होने लग जाता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पॉपुलेशन के उसमें फाइनाइट एंड नॉलेजेबल, तो फाइनाइट क्या हुआ सर? नॉलेजेबल तो हो गया कि आपका भाई आप जानते हो, मतलब आपके उसमें है। एंड फाइनाइट व्हाट इज दैट? लिमिट 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 लिमिट, ओके, लिमिटेड दैट है। इज अ लिमिट। लिमिट, ओके ओके, फाइन। फाइनाइट लिमिट है, इनफाइनाइट मतलब अनंत। ठीक है। तो ओके यहाँ मैं बता रहा था आपको पॉपुलेशन के बारे में कि देखिए जल्लाद जो है वो एक है। तो अब ये क्या है कि उस जल्लाद को भी सैंपल के रूप में लिया जा सकता है। सैंपल कैसे लोगे, अब वही पॉपुलेशन वही सैंपल है। ठीक है। मेरी स्क्रीन शायद ऑफ हो गई है। सर, स्क्रीन नहीं दिख। हाँ हाँ, अभी फिर से शेयर कर रहा हूँ, वो ऑफ हो जाती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई मोबाइल। तो ठीक। हाँ, तो ये क्या है कि जल्लाद को भी क्योंकि सैंपल क्या है, एक ही है, लेकिन वेल डिफाइन है कि ठीक है लाद किसे कहते हैं सबको मालूम है। तो ऐसे में क्या है कि हमारे पास अगर एक व्यक्ति भी है और वो पॉपुलेशन इतनी लार्ज नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको भी हम अपने रिसर्च में शामिल कर सकते हैं। और एक ही व्यक्ति पर, एक ही सैंपल पर पूरी पीएचडी लिखी जा सकती है। तो आप याद रखिएगा, पीएचडी को ये कहते हैं कि सैंपल बहुत छोटा है या सैंपल बहुत साइज बहुत बड़ा है। आप ध्यान रखिएगा आपका सैंपल इतना होना चाहिए कि जो अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक। तो यहाँ लिखा ही हुआ था कि कैसे फाइनाइट मतलब जानकार होने चाहिए, निबंध में होनी चाहिए, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। इन फाइनाइट का मतलब कुछ हमें लिमिट में है, लेकिन हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। मैंने कहा नहीं, जो आपके भंडारे में 100 लोग शामिल हुए, किसने खाया किसने नहीं खाया हमें नहीं मालूम है। इनफाइनाइट का मतलब हमें जानकारी नहीं, जैसे पूरे भारत में कितने ईमानदार लोग रहते हैं, कितने बेईमान लोग रहते हैं, कितने लोग चोरी करते हैं, हमें नहीं मालूम। रहते हैं हमारे बीच में सब लोग हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं। तो इनफाइनाइट। सर ठीक। यहाँ पे जो अपना सैंपल हो गया, हाँ इसमें लिखा हुआ है सैंपल इज अ सिलेक्टेड पार्ट विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल। मतलब तो हाँ, सैंपल मतलब जो कुछ लोग होंगे उनको रिप्रेजेंट नहीं करता फिर? जो सैंपल जो कुछ लोग लिए जाते हैं वो अपनी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे होल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपके घर का कोई एक सदस्य किसी मीटिंग में भाग लेता है, तो वो आपके पूरे घर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो सर तो फिर जो थोड़े से लोग तो सैंपलिंग, अगर थोड़े से लोगों की बात करें तो वो पूरी पॉपुलेशन को थोड़ी ना रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, थोड़े में जैसे तो। भारत का प्रधानमंत्री कहीं बाहर बाहर किसी मीटिंग में भाग लेता है, तो भारत को रिप्रेजेंट नहीं करता। ओके इन दैट, ओके ओके सर, सर फाइन। क्लियर हो गया ना? तो हाँ सर, थोड़ा सा ना वो मैं अलग सोच गई थी थोड़ा। सॉरी हाँ, फॉर दैट। तो ओके सर, थैंक यू। सैंपल का मतलब होता है कि जो इसीलिए सैंपल वैसा लिया जाता है कि जो अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। अब ऐसा नहीं कि भारत किसी बाहर अंतरराष्ट्रीय मीटिंग में कोई सामान्य व्यक्ति जाकर के भागीदारी कर ले कि हम भारत से, अब भारत को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, भारत वही रिप्रेजेंट करेगा जो सिलेक्टेड होगा, जिसमें ये कैपेसिटी होगी कि वो भारत की चीजों को रिप्रेजेंट कर पाए। तो सैंपल भी हमेशा यही ध्यान में लेकर के लेना चाहिए कि जो हम सैंपल ले रहे हैं वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कभी कभी सैंपल लेने में गड़बड़ी हो जाती है और सैंपल ऐसे ले लिए जाते हैं जल्दबाजी में कि जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे होते, तो डेटा हमेशा गलत आ जाता है और रिसर्च फिर फाइंडिंग गलत होती है। तो ये हो गया सैंपल। अब हम आते हैं टाइप ऑफ सैंपलिंग। ठीक है, कि सैंपलिंग, अब देखिए हमने पढ़ा कि सैंपलिंग क्या होती है, सैंपलिंग के बाद पॉपुलेशन क्या होती है और सैंपल क्या होती है। सैंपल के बाद में सीधा आते हैं सैंपलिंग पे। ठीक है। देखिए एक चीज और है, मैं इसलिए बता इस पे डीप से इसलिए बताया कि मेरे भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि सैंपलिंग का सैंपल कैसे, कितना सैंपल सिलेक्ट करें, ये कैसे पता करें।
ठीक है। एक प्रॉब्लम होती है, आप अपने आसपास के जितने भी रिसर्च के लोग होंगे या जिन्होंने पीएचडी की होगी, उनसे जरा सा एक बार प्रश्न जरूर करिएगा कि जो सैंपल है, हम अपनी स्टडी करें उसमें कितना सैंपल लें, कितना ले सैंपल की जो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पा रहा हो। तो ये बहुत सारे लोगों को अनजान है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है हम कितने सैंपल लें। वो अपने मन से कोई 100 ले लेगा, कोई पीएचडी में 300 ले लेगा, डिसर्टेशन में 50 ले लेगा, 100 ले लेगा, ऐसे ले लेते हैं। कितना ले लें, क्यों ले रहे हैं, तो नहीं मालूम होता। तो इसके लिए क्या है कि बुक है, कई सारी बुक में फॉर्मूला लिखा रहता है कि हम सैंपल, हमारी पॉपुलेशन को कितना सैंपल लेना चाहिए कि जो रिप्रेजेंट कर पाए। तो उस फॉर्मूले में सेट करने के बाद होता है, किसी दिन फॉर्मूला शेयर कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे इंटरव्यू में, इसलिए मैंने इसको बता दिया कि कभी भी आप अगर जाएं तो ऐसी चीजों को रेडी करके जाएं। सैंपल लोग ध्यान नहीं देते, तो सैंपल सिलेक्ट कैसे करें, इसके लिए स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले पे डेटा पुट करने के बाद ही जितना आए उतना सैंपल लेना चाहिए। चलिए अब आते हैं टाइप ऑफ सैंपलिंग। सैंपलिंग कैसे करते हैं, तो सैंपलिंग करने के यानी हम जो पॉपुलेशन है उससे सैंपल लें तो किस प्रकार से लें, जो हमारा डेटा हो जो सही तरीके से हम कलेक्ट कर पाए। सिंपल हमारा सही सैंपल, सैंपल हमारा सही होगा तो हमारा डेटा भी सही होगा। तो इसलिए सैंपल कैसे लें, तो इसके लिए दो प्रकार है, एक है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। पहला है जिसे हिंदी में कहते हैं संभाव्यता प्रतिदर्शन, और दूसरा असंभाव्यता प्रतिदर्शन। जैसा कि आपको नाम से ही मालूम है, संभाव्यता का मतलब जहां संभावनाएं हैं, असंभाव्यता का मतलब जहां संभावनाएं नहीं है, यानी जहां पॉसिबिलिटी है उसे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं, जहां पॉसिबिलिटी नहीं वहां नॉन, उसे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। ठीक। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर मुख्यतः तीन प्रकार है। एक है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग जिसके अंदर फिर आगे चल करके दो प्रकार है, और एक है क्लस्टर या उसे एरिया सैंपलिंग भी। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर तीन प्रकार है और नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर कई सारे हैं। ठीक है, कई सारे प्रकार हैं जो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। जैसा कि आपको बताया गया कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है, जब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग उसे कहते हैं जहां पर सैंपल के रूप में चयन होने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। यानी आप पॉपुलेशन से सैंपल लिया जा रहा है, तो पॉपुलेशन में जितने लोग हैं उन सभी को सैंपल के रूप में सिलेक्ट होने की समान संभावनाएं विद्यमान, यानी किसी को भी सैंपल के रूप में सिलेक्ट किया जा सकता है। यानी 1,000 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 1,000 बच्चों में से 1,000 के 1,000 को संभावना है कि सैंपल के रूप में उनमें से किसी को भी लिया जा सकता है। सभी की उतनी संभावना है जितने की पहले रोल नंबर वाले की है, जितने की लास्ट रोल नंबर वाले की। ठीक है, फीमेल के भी मेल के भी सभी की बराबर संभावनाएं होती हैं, तो उसे हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। हाँ, यहाँ एक ये होती है, यहाँ जब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग तभी यूज करते हैं ज्यादातर जब हमारे पास क्या होता है, सैंपल जो पॉपुलेशन होती है नोन होती है। नोन का मतलब जानकारी। अब हमारे सामने 100 लोग बैठे हुए हैं, तभी तो 100 लोगों की संभावनाएं होंगी सिलेक्ट करने की। हमें मालूम ही नहीं कितने लोग हैं, हमें मालूम ही नहीं है पॉपुलेशन कितनी है। तो जब हमें मालूम ही नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से कुछ लोग छूट जाएंगे, कुछ लोग आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ये है कि इसका उपयोग तब करते हैं जब हमारे पास जो पॉपुलेशन हो, यानी जिससे हम सैंपल लेने जा रहे हैं, वो पॉपुलेशन हमारे पास नोन हो, यानी उसका साइज नोन हो कि कितने लोग हैं। क्योंकि जितने लोग होंगे उस अनुसार आप उतने सैंपल उनसे ले पाएंगे। ठीक। चलिए आते हैं इसके अंदर, सबसे पहला जो टाइप है वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल का मतलब साधारण, रैंडम का मतलब यादृच्छिक कहते हैं हिंदी में से, और सैंपलिंग मतलब निदर्शन। तो क्या है, साधारण यादृच्छिक निदर्शन विधि। ठीक है, तो ये साधारण तरीके से करते हैं। अभी कैसे करते हैं, देखिए जब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का उपयोग करते हैं तो इसकी एक विशेषता ये हमेशा होती है कि इसमें जो पॉपुलेशन होती है वो होमोजीनियस होती है। कैसे होती है, होमोजेस, होमोजीनियस मतलब एक जैसी, एक जातीय। एक जातीय का मतलब होगा कि जैसे हम लेने जा रहे हैं, हम पॉपुलेशन के रूप में किसी स्टूडेंट को लेने जा रहे हैं, तो वहां जो स्टूडेंट है वो सारे के सारे स्टूडेंट ही हैं। फिर उसमें कोई टीचर, कोई प्यून, कोई पेरेंट या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी ऐसा कोई नहीं, वहां सब के सब स्टूडेंट है। तो जब सबके सब स्टूडेंट है तो आप किसी को भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहाँ टीचर भी है, पेरेंट भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव भी ऑफिसर्स भी हैं, तो क्या है, यहाँ पॉपुलेशन का है हेट्रोजीनियस है, यानी कई सारे कई तरह के लोग हैं। तो ऐसे में अगर आप किसी बच्चों को ले लोगे तो बाकी लोग छूट जाएंगे, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा पॉपुलेशन से सैंपल लेते समय ये ध्यान रखना है कि जो पॉपुलेशन हो वो क्या हो, होमोजीनियस होनी, एक जाति होनी, एक जैसे ही लोग विद्यमान हो। ठीक है, तभी इसका उपयोग करना चाहिए। नहीं तो अगर आपने इसका उपयोग कर लिया, सिंपल रैंडम सैंपलिंग का उपयोग कर लिया और पॉपुलेशन क्या है, होमोजीनियस नहीं है,
अर्थात हेट्रोजीनियस है, विषम जातीय है, तो जो डेटा, जो सैंपल आप लेंगे वो अपनी पॉपुलेशन को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि जो पॉपुलेशन है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए। आपको ये क्लियर हो गया सिंपल रैंडम सैंपलिंग का? ठीक है, अब इसमें करते क्या है कि होमोजीनियस पॉपुलेशन होती है, मतलब पॉपुलेशन क्या, एक जैसे विद्यार्थी है तो सारे विद्यार्थी हैं, शिक्षक है तो सारे शिक्षक हैं, ठीक है, यानी जिसको आप ले रहे हो वो एक ही वही है, ठीक है, मेल है तो सारे मेल हैं, फीमेल है सारे फीमेल हैं, यानी उनकी एक कॉमन चीज होनी चाहिए जिसके आधार पे आप उनका सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, जब एक ही जैसी सारी चीजें हैं तो हम सिंपल कई सारे मेथड लगाते हैं, जैसे लॉटरी मेथड लगाते हैं। लॉटरी मेथड क्या है, जैसे 100 लोगों में से हमें 10 लोगों का चयन करना है, तो हमने 100 लोगों के नाम जो है वो किसी बॉक्स में डाल दिए और उसको मिक्स कर दिया, फिर जिसका पर्ची निकाली 10 लोगों में से, जिसका नाम आ गया उसको हमने सिलेक्ट कर दिया, लॉटरी जिसकी निकल गई उसको सिलेक्शन कर लिया, जिसकी नहीं निकली उसको छोड़ दिया। दूसरा है ड्रम मेथड। ड्रम आपने देखा होगा, मेला वगैरह या कहीं गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक घड़ी जैसी चीज रहती है, उसको लोग घुमा देते हैं और वो घूमती रहती है, फिर वो घूमने के बाद जब धीरे धीमी गति हो जाती है तो सुई होती है बीच में, वो सुई जहां पर रुक जाती है उसी उसका नंबर वो विनर माना जाता है। तो इसी तरह से ड्रम मेथड हो गया कि ऐसे मान के 100 लोग हैं तो 100 नंबर लिख दिए गए और बीच उसको घुमा दिया गया, और बीच वाली सुई जब वो धीमी हो जाएगी वो जहां रुकेगी उसका चयन कर लिया जाएगा। तो ये क्या है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। इसमें और भी कई सारे मेथड हैं इसी के अंदर चयन करने के, जहां साधारण जैसे आपने टॉस करके आपने सिक्का उछाल करके देख लिया तो जिसका आया वो कर लिया, तो इस तरह से कई सारी चीजें कर सकते हैं। ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है जब पॉपुलेशन होमोजीनियस हो। बहुत ही साधारण विधि है, बहुत ही सिंपल है, आप आसान तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बस विशेषता यही है इसकी कि इसके अंदर जो पॉपुलेशन होनी चाहिए वो होमोजीनियस होनी चाहिए। दूसरी क्या, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड को कहते हैं स्तरीकृत, स्तर, लेबल। स्तरीकृत रैंडम का मतलब वही यादृच्छिक विधि। यादृच्छिक मतलब समझ रहे हैं आप? यादृच्छिक मतलब होता है, रैंडम का मतलब होता है कोई भी, जहां पर आप अपनी चॉइस से नहीं बल्कि जिसका भी नंबर आ जाए उसका चयन करेंगे, उसे यादृच्छिक कहते हैं। कहते हैं नहीं, रैंडम किसी को भी उठा लो, 10-20 लोग बैठे हुए हैं क्लास में, अरे किसको बुलाना है, किसी को भी बुला लो, रैंडमली किसी को बुला लो, रैंडमली किसी को बुला लो, किसी का भी नंबर ऐसे अनाउंस कर दो जो भी तुम्हारे मन में है उसको बुला दो, ठीक। तो रैंडम का मतलब कोई भी, ठीक। तो यहाँ फिर सिंपल स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है, तो स्ट्रेटिफाइड स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायदर्शन विधि, ठीक है। तो यहाँ ये उपयोग कब करते हैं, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो ये इसका उपयोग तब करते हैं जब पॉपुलेशन हमारी हेट्रोजीनियस, जब पॉपुलेशन हमारी विषम जातीय होती है, तब हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का उपयोग करते हैं। अच्छा, ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि माई चांस आप किसी विद्यालय में, किसी विश्वविद्यालय में गए और उस विश्वविद्यालय की चीजों के बारे में आपको अध्ययन करना है, तो अध्ययन करने के लिए क्या होगा कि आपने वहां का सैंपल लेंगे। अब केवल केवल विद्यार्थी लेंगे तो वो सही तरीके से, केवल विद्यार्थी क्या करेंगे, केवल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधी या कुछ उनसे जुड़ी हुई चीजों को तो वो सही से मूल्यांकन कर पाएंगे, लेकिन बाकी सारी चीजों को, जो जो समस्याएं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हो रही हैं, जो समस्याएं शिक्षक के साथ हो रही हैं, जो समस्याएं पेरेंट्स फील कर रहे हैं, वो तो नहीं पता चल पाएंगी आपको। आपको विश्वविद्यालय का पूरा मूल्यांकन करना है, तो ऐसे में क्या है, अब मूल्यांकन करते समय आपको शिक्षक को भी शामिल करना होगा, प्रशासनिक अधिकारियों को भी शामिल करना होगा, पेरेंट्स को भी शामिल करना होगा, और अदर जो शेयर होल्डर्स हैं, अदर शेयर होल्डर्स मतलब आसपास के जो है उनको भी शामिल करना होगा, कि बच्चे जो कंपनी में जो जॉब कर रहे हैं या जहां जहां वो अपॉइंट हुए हैं वहां का फीडबैक भी लेना होगा, बच्चों का फीडबैक लेना होगा। तो ऐसे में क्या, अब पॉपुलेशन देखिए यहाँ हेट्रोजीनियस हो गई। हेट्रोजीनियस कैसे, शिक्षक, बच्चे, प्रशासनिक अधिकारी, माता पिता, और बाकी जहाँ बच्चों की जॉब लगी वो कंपनी, ठीक है। तो यहाँ क्या है, पॉपुलेशन देखिए विषम जाती है, मतलब एक ही नहीं, विद्यार्थी नहीं है, अलग अलग लोग हैं। तो जो विषम जाति हो गई, अब विषम जाति से अगर आपको सैंपल लेना है तो आप रैंडम नहीं ले सकते कि आपने क्या किया, लॉटरी डाल दी, आपने सबके नाम लिख करके डाल दिए और आपको पता चला कि विद्यार्थियों की संख्या, जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1,000 है, और आपको 100 लोगों को चयनित करना है, तो आपने क्या किया, शिक्षकों का नाम, विद्यार्थियों का नाम, पेरेंट्स का, कंपनी का, प्रशासनिक अधिकारियों का नाम इकट्ठा करके उसमें बॉक्स में डाला और उसमें से पर्ची निकाल दी। तो पता लगे आपने पर्ची निकाली और 10 के 10 विद्यार्थी निकल गए, तो क्या होगा, 100 के 100 विद्यार्थी निकल आए, तो क्या होगा, सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा, यानी शिक्षक छूट जाएगा, पेरेंट छूट जाएंगे, बाकी सारे लोग छूट जाएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जब विषम जातीय जनसंख्या हो तो हमें हेट्रोजीनियस जब पॉपुलेशन हो तो हमें स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का उपयोग करना चाहिए। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम स्ट्रेटिफाइड कर देते हैं, स्तर बना देते हैं। स्तर कैसे बना देते हैं, विद्यार्थी हैं, मान के चलिए विद्यार्थी कितने हैं, 500 हैं,
तो हम लिख देंगे 500 विद्यार्थी। शिक्षक कितने हैं, 100 हैं, तो हम लिख देंगे शिक्षक 100। ठीक है, ये शिक्षक 100। प्रशासनिक अधिकारी प्यून से लेकर के बाकी 100 कितने हैं, 200 लोग हैं, तो हमने लिख दिया 200 लोग। ठीक है, लिख दिया 200 लोग। पेरेंट्स कितने हैं, 100 लोग, हमने लिख दिया 100 लोग। ठीक है, और जो है बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं, जो बाकी कंपनीज अपॉइंटमेंट वाली हैं, कितने लोग हैं, वो 100 लोग। तो टोटल कितना हो गया, 500 विद्यार्थी हो गए, 100 शिक्षक हो गए, 200 प्रशासनिक अधिकारी हो गए, 200 जो है पेरेंट्स हो गए, और 100 लोग बाहर के हो गए, टोटल 1000 हो गए। अब 1000 में से हमें कितने सैंपल लेने हैं, केवल और केवल 100 सैंपल लेने हैं। ठीक है, केवल और केवल 100 सैंपल लेने। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर जो चीजें हैं उनको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, हमने यहाँ पर हमने चीजों को डिवाइड कर दिया। तो हम यहाँ सैंपल का चयन कैसे करेंगे, 500 विद्यार्थी है तो 500 विद्यार्थियों में से हम कितना चयन करेंगे, 50 का। हमें 100 ही लोग लेने हैं, तो 500 में से 50 का चयन किया। 100 शिक्षक हैं तो 100 शिक्षक में से 10 शिक्षकों का चयन किया। और 200 जो है प्रशासनिक अधिकारी, उसमें से 20 लोगों का चयन किया। 100 जो पेरेंट्स है टोटल, उसमें से 10 लोगों का चयन किया। 100 लोग जो बाकी लोग हैं, उनमें से केवल 10 लोगों का। तो इस तरह से 100 लोगों का देखो चयन हो गया, और 100 लोगों का जो चयन हुआ वो बराबर मात्रा में हुआ। ऐसा नहीं हुआ किसी से कम किसी से ज्यादा। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो तरीका है ये स्ट्रेटिफाइड, हमने क्या किया, स्ट्रेटिफाइड कर दिया, हमने स्तर में बना दिया। और स्तर में बनाने के बाद में जो है हमने उसको क्या किया, उसी अनुसार हमने सैंपल का चयन किया। तो ये ध्यान देने की जरूरत होती है कि हमारे पास जब पॉपुलेशन विषम जाती है तो हम इस तरह का उपयोग करते हैं। हाँ, अब इसके अंदर भी एक चीज है, इसके अंदर भी एक थोड़ी सी चीज होती है। इसके अंदर इस तरह से हमने चयन कर लिया, लेकिन इसके अंदर भी दो चीजें हैं, एक होता है प्रोपोर्शनल, एक होता है डी प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब अनुपातिक। ठीक है, अनुपात में लेना, कि जैसे हमको 100 लोगों का चयन करना, तो 500 विद्यार्थी है तो 500 में से हमने 50 का चयन किया। 100 शिक्षक है तो हमने 10 का चयन किया। तो यहाँ प्रोपोर्शन है, देखिए हम 100 में से कितना, हम केवल 10% का चयन कर रहे हैं। तो 10%, 500 विद्यार्थी हैं तो 500 का 10% 50 होता है, 100 का 10% 10 होता है, 200 का 10% 20 होता है। तो हमने इस तरह से अनुपात में बिल्कुल चयन किया, ताकि कम और ज्यादा ना हो, सबका समान तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो। तो ये होता है। लेकिन इसके अंदर भी एक टाइप होता है, वो होता है डी प्रोपोर्शनल। कभी कभी क्या होता है, जो शोधकर्ता होता है इसमें सबका प्रोपोर्शन में न लगाकर डी प्रोपोर्शनल ले लेता है। उसको लगता है विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है तो हमने विद्यार्थियों से ज्यादा फीडबैक लेना चाहिए, विद्यार्थियों का ज्यादा रोल होता है तो हम विद्यार्थियों को ज्यादा देंगे। तो ऐसे में क्या करता है, वो अनुपात में नहीं लेता है, वो बिना अनुपात के ले लेता है। कैसे, उसने क्या किया कि 500 विद्यार्थी हैं, 500 विद्यार्थी में से उसने 70 विद्यार्थी ले लिए। ठीक है, 70 विद्यार्थी कैसे, मेथड कोई, लॉटरी मेथड, ड्रम मेथड, कोई भी लगा सकता है उसके अंदर। बस अंतर क्या है, स्ट्रेटिफाइड करता है, मतलब लेबल बना लेता है। तो उसने ड्रम मेथड या लॉटरी मेथड कैसे लगा करके उसने 500 में से 70 विद्यार्थी ले लिए। 100 शिक्षक थे, उसको लगा कि शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल होता, तो 100 शिक्षकों में से उसने जो है 15 शिक्षक ले लिए। प्रशासनिक अधिकारियों का रोल लगा तो उसे 5 प्रशासनिक अधिकारी ले लिए, 5 पेरेंट्स से ले लिए, और 5 बाहरी लोगों से ले लिए। तो यहाँ क्या देखिए, यहाँ सही अनुपात में नहीं लिया गया, चयन 100 लोगों का किया गया, लेकिन शोधकर्ता ने इसमें विद्यार्थियों को ज्यादा भूमिका दी और बाकी लोगों को कम सेलेक्ट कर दिया। यानी समानुपात नहीं किया, बाकी मेथड जो है वो रैंडम अपनाया। यानी चयन होने की संभावनाएं सभी की समान थी, बस किसी को ज्यादा कर लिया, किसी को कम कर दिया। ठीक, तो ये जो होते हैं इसे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। याद रखना, ये बहुत बार पूछे गया है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन ऐसे बन के आता है कि जब जनसंख्या विषम जाती हो तो किस प्रकार की सैंपलिंग का उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या है सही तरीके से सैंपलिंग की जा सके। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है। दूसरा पूछा पूछा गया था कि इसमें भी जैसे प्रोपोर्शनल और डी प्रोपोर्शनल होता है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आया था कि अनुपात में लिया जाए या आसन अनुपात में नहीं। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है क्लस्टर और एरिया सैंपलिंग। क्लस्टर का मतलब गुच्छा, एरिया का मतलब क्या होता है, उस भूभाग को। ठीक है, तो ये जो बेसिकली जो क्लस्टर ये एरिया सैंपलिंग है, ये सैंपलिंग जो है, सैंपलिंग का मेथड जो है एग्रीकल्चरल साइंस यानी कृषि विज्ञान से आया है। इसमें क्या होता है कि जैसे किसी चीज का अध्ययन करना है, जो लार्ज एरिया में अध्ययन करना है, यानी ब्रॉड एरिया में अध्ययन करना है। तो ब्रॉड एरिया में अगर अध्ययन करना है हमें, तो क्या करेंगे, हम उसको, हम चीजों को उसी अनुपात उसी क्लस्टर में डिवाइड करना होगा। जैसे कि जो आपने देखा होगा रेटिंग आती है, आपने कई बार देखा होगा टीवी पे कि मोदी जी सबसे नंबर 1 पे हैं कोविड मैनेजमेंट पे अन्य प्रधानमंत्रियों की अपेक्षा। या आपने देखा होगा कि अब की बार कृषि की उपज इतनी हुई, अब की बार यहाँ पर पानी की वृष्टि इतनी हुई।
इस तरह से कई सारा डेटा हमारे पास आता रहता है, दिखाया जाता है। तो अब मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कोई मुझसे आके पूछा हो कि भाई आपके खेत में कितना अनाज पैदा हुआ, फिर भी डेटा हमें शो करता है कि अगली बार रबी की फसल ज्यादा पैदा हुई, खरीफ की पैदा हुई। तो मुझे कभी वही लगता था कि ये कैसे डेटा आता है। तो ये डेटा इस तरीके से आता है, ये क्या करते हैं, क्लस्टर बना देते हैं, क्लस्टर ना गुच्छा बना देते हैं इसे स्टडी करने का। स्टडी करने का गुच्छा कैसे बनाते हैं, अब इनको मालूम है, ये करके जैसे उत्तर प्रदेश में अध्ययन करना है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी को कौन कितना लाइक करता है, तो क्या करेंगे, क्लस्टर बनाते हैं। क्लस्टर कैसे कि पता चला कितने जिले हैं, 75 जिले। अब 75 जिलों में तो जाकर के 75 जिले हैं, तो 75 जिलों को क्या किया उन्होंने, डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड कर दिया, एक 4 भागों में, एक पूर्वी भाग, एक पश्चिम भाग, एक दक्षिण, एक उत्तर, 4 क्लस्टर बना दिए, 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब 4 भागों में क्लस्टर, चूंकि सबसे 75 में जिलों में जाकर के सारे लोगों से पूछना तो संभव नहीं है, तो ऐसे में क्या उन्होंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब 4 क्लस्टर बनाए। अब 4 क्लस्टर के अंदर जितने जिले आते होंगे, मान लीजिए कि ईस्ट जो क्लस्टर है, ईस्ट के अंदर जो है वो टोटल 20 जिले आते हैं, तो 20 में से भी क्या है, उसमें से भी चयन कर लिया कि 20 में से कहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उस अनुसार वहां चले गए। उस पॉपुलेशन में एक कोई पांच पांच जिलों, 20 में से 5 जिले ले लिए। तो इस तरह से क्या 5 जिलों में से भी जाकर के बाद में जाकर के नीचे कोई एक जिला ले लिया। तो ऐसे में क्या क्लस्टर बनता चला जाता है, गुच्छा बनता चला जाता है, और गुच्छे बना करके अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये क्लस्टर मेथड है, ये एरिया सैंपलिंग, किसी विशेष एरिया को सैंपल करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं विशेषली, वही बताया आपको कि बड़े बड़े भूभाग को लेते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे बनाते चले जाते हैं और क्लस्टर में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्लस्टर मेथड है, ये बड़ी बड़ी चीजों को अध्ययन करने के लिए किया जाता है। अब उसके बाद में आता है दूसरा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी है व्हेन पॉपुलेशन इज कंप्लीटली नॉन नोन एंड सैंपल हैज नॉट इक्वल चांस टू सिलेक्ट। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग तब होती है जब हमें पॉपुलेशन के बारे में जानकारी नहीं, ज्ञात ही नहीं। अब देखिए, जब आपको पॉपुलेशन के बारे में ज्ञात नहीं है, अब कितने लोग हैं, कितने लोग मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। जब मुझे मालूम ही नहीं है, तो फीडबैक लेने की संभावना भी कम हो जाती है, क्योंकि फीडबैक उन्हीं से लिया जा सकता है जिनके बारे में आपको जानकारी है। जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं, तो आप फीडबैक कैसे लेंगे, आपको नहीं पता चल पाएगा। तो यहाँ क्या है कि सभी की संभावनाएं नहीं बन पाती हैं। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर पॉपुलेशन अननोन होती है, या नोन भी होती है, तो लेकिन नोन होगी तो आपको जानकारी हो जाएगी, लेकिन बेसिकली अननोन होती है। और यहाँ क्या होता है, जो मुख्य विशेषता है, मुख्य विशेषता इसकी ये है कि इसमें जो सैंपल के चयन होने की जो संभावना होती है वो ना के बराबर भी है, नॉट इक्वल, समान संभावनाएं नहीं है। ये जरूरी नहीं है किसी की 100 लोगों में से 100 लोगों का नंबर आए चयन होने में। हो सकता है कि आगे आगे के 10 लोगों का नंबर चयन आ जाए, बाकी 90 लोगों को बुलाया ही ना जाए सैंपल के रूप में चयनित करने के लिए। ठीक है, उनका कोई चांस नहीं। तो यहाँ क्या है, इक्वल चांस नहीं होता है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, जरूरी नहीं। इसके अंदर कई सारे टाइप होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला सारा टाइप है कोटा सैंपलिंग, काफी बार पूछा गया है। कोटा सैंपलिंग जो होती है वो बिल्कुल स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग की तरीके से होती है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग जैसे कि ऊपर लिखा है, आपने देखा, इसमें भी क्या करते हैं कि होमोजीनियस हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन को उसकी विशेषताओं के अनुसार डिवाइड कर देते हैं। बस अंतर इतना होता है कि जैसे हमने विशेषताओं के अनुसार डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद जब हम जो है सैंपल का चयन करते हैं, सैंपल चयन करते समय जो शोधकर्ता होता है वो मनमाने तरीके से सैंपल का चयन करता है, ना कि रैंडम तरीके से। रैंडम सैंपलिंग में क्या था, रैंडम तरीके से करता था, यानी सभी के समान संभावनाएं बनती थी। लेकिन कोटा सैंपलिंग में क्या करता है कि मान लीजिए वही कि 500 विद्यार्थी थे, 100 शिक्षक थे, 200 जो है प्रशासनिक अधिकारी थे, 100 पेरेंट्स थे, 100 कंपनी के लोग थे। अब उसमें से उसने क्या किया, 500 विद्यार्थी में से स्कूल का एक काम करते हैं, एमएससी के सारे बच्चों को भेज दो बस। अब पता लगे एमएससी के 100 बच्चे थे, एमएससी के 100 बच्चों को ले लो। अब एमएससी के 100 बच्चों को ले लिया, तो बाकी जो बीएससी के बच्चे थे, जो बीए के बच्चे थे, जो एमए के बच्चे थे, उनको तो अवसर मिला ही नहीं। क्या उनमें टैलेंट नहीं था, वो भी चयनित हो सकते थे, लेकिन शोधकर्ता ने उन्हें अवसर दिया ही नहीं। तो यहाँ जो सैंपल का जो चयन होता है वो क्या था, मनमाने तरीके से कर लेता है। बस अंतर इतना है, अगर यहाँ पर मनमाने तरीके से ना कर करके रैंडम तरीके से करता तो वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कहलाती है। और अगर शोधकर्ता जो होता है वो मनमाने तरीके से कर लेता है, तो उसे हम कोटा सैंपलिंग कहते हैं। उसको लगता है कि ये हमारी इतनी चीजों को फुलफिल कर रहे हैं, इन्हें कोटा मतलब निर्धारण करते हैं, इतने लोग हमारी चीजों को फुलफिल कर रहे हैं, उनको वो ले लेता है, बाकी को वो छोड़ देता है। ठीक है, तो ये मनमाने तरीके से चयनित करता है, उसे कोटा सैंपलिंग कहते हैं। दूसरी है परपजीव या जजमेंटल सैंपलिंग। परपजीव का मतलब क्या है,
जो आपके उद्देश्य को पूरा कर रहा हो, जो आपके पर्पज को पूरा कर रहा हो। आप कहीं पर गए और शोध करने, सैंपल के रूप में चयनित करने के लिए वहां पर आपको, आप ये देखना चाहते थे कि कौन से विद्यार्थी स्वस्थता के बारे में जानना चाहते हैं कि हेल्दी, यानी किन विद्यार्थियों का जो इम्यूनिटी होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। तो आप गए, आपने देखा कि जो स्पोर्ट्स के विद्यार्थी हैं, जो योग के विद्यार्थी हैं, आपने उनको चयनित कर लिया क्योंकि वो रोज योग करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल अलग तरीके से होती है, बाकी विद्यार्थियों की अलग तरीके से होती है। तो आपको लगा कि जो योग करते हैं वो, उनकी इम्यूनिटी को ज्यादा अच्छे से चेक किया जा सकता है कि वास्तव में योग का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो आपने जो आपके उद्देश्य को फुलफिल कर रहा था, आपने उसका चयन कर लिया। तो आपको योग के विद्यार्थी आपका उद्देश्य फुलफिल कर रहे थे, आपने उनको चयनित कर लिया, बाकी से आप मिले ही नहीं, पूछा ही नहीं। जजमेंटल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि निर्णय लिया आपने, आपने सोचा कि यही हमारे उद्देश्य को फुलफिल कर सकते हैं, तो आपने उनका चयनित कर लिया। तो पर्पजिव सैंपलिंग होती है, जो आपके उद्देश्य को फुलफिल कर रहा होता है उसको चयनित कर ले। बहुत सारे लोग होते नहीं, जैसे आप कोई डायबिटिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो डायबिटिक क्या करेगा? वो उन्हीं को चयनित करेगा ना जो डायबिटीज के पेशेंट हो, जो उसके उद्देश्य को फुलफिल कर रहे हो, बाकी को तो नहीं लेगा ना। तो इस तरह से पर्पजिव सैंपलिंग आता है। एक है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल का मतलब हिमकंद। स्नो देखा आपने? बर्फ देखी है? बर्फ हाँ देखे, जी सर। बर्फ एक्चुअली क्या, जी सर। हाँ, यस सर। बर्फ देखी, हाँ। तो बर्फ में क्या होता है कि भी ये मनाली घूमने जाइए, शिमला घूमने जाइए, तो वहां बर्फ देखा होगा। तो बर्फ में क्या करते हैं कि बर्फ को लीजिए और बर्फ का गोला बना लीजिए बॉल की तरह, और बॉल के तरीके से गोला बना करके क्या करिए, उसको जमीन पर वहीं पर लुढ़का दीजिए। तो जब लुढ़का देंगे तो क्या होगा, वो गोला जहां से जिस रास्ते से होके जाएगा, उस रास्ते में जो भी खरपतवार, जो भी कीड़ा, जो भी उसके रास्ते में आएगा, वो सब कुछ क्या होगा, उसी में चिपकता चला जाएगा। ठीक है, उसी में चिपक जाएगा। तो ये जो स्नोबॉल सैंपलिंग है, बिल्कुल इसी तरीके से ये क्या करती है, इनफॉर्मल चीजों को जानने का प्रयास करती है। इनफॉर्मल संबंधों के आधार पे चीजों को जानने का प्रयास करती है। जैसे कोई डॉक्टर बहुत फेमस है, तो आपको जानना, आप अपने यहाँ सर्च करते हैं कि मान के चलिए कि आपके एरिया में डेंटिस्ट कौन बढ़िया है। तो डेंटिस्ट जानने के दो तरीके होते हैं, एक होता है कि आप रेटिंग से पढ़ लें, दूसरा क्या होता है आपके आसपास के बताते हैं, अरे भैया हम तो वहां से दवाई करा के लेकर आते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, आप वहां से करा के लेकर आए तो अच्छे। तो इस तरह से क्या होता है, आप 10 लोगों से पूछते हैं तो 10 लोगों में से आपको पता चलता है कि 10 लोगों में से 5 लोग जो हैं वो किसी एक व्यक्ति को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, एक डॉक्टर को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ जो लोग उस व्यक्ति डॉक्टर के बारे में बता रहे हैं, वो उस डॉक्टर ने ऐसा नहीं कि एडवर्टाइज कर रखा है, वो अनौपचारिक रूप से उन चीजों के बारे में बता रहे हैं, उसकी चीजों के बारे में बता रहे हैं। तो स्नोबॉल सैंपलिंग क्या है, हम अनौपचारिक चीजों के, अनौपचारिक संबंधों के आधार पर किसी चीज को जानने का प्रयास करते हैं, तो स्नोबॉल सैंपलिंग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, मैंने कहा नहीं, पूछ पूछ के, ठीक है, जैसे बॉल जाती है और सब साथ दूसरे रास्ते से जाती है, चिपकता चला जाता है, तो वो ऐसे ही सारी चीजें, एक कनेक्शन दूसरे से, दूसरे से तीसरे से, तीसरे से चौथे से, इस तरह से पूछते चले। फिर आकस्मिक चयन विधि है उसके बाद में। आकस्मिक चयन विधि क्या है, एक्सीडेंटल है। ठीक है, जो आपको मिला आपने उसको चयनित कर लिया। ठीक है, आप गए और जो जो मिला आपको आपने उसको चयनित कर लिया। तो ये क्या है कि आपकी आप, हाँ, इसे क्या बोलते हैं, आकस्मिक चयन विधि, एक्सीडेंटल सैंपलिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सिस्टमेटिक सैंपलिंग मेथड। सिस्टमेटिक सैंपलिंग मेथड में कंफ्यूजन सा है, आप कहीं कहीं पर देखेंगे सिस्टमेटिक सैंपलिंग मेथड जो है उसे हाँ, सैंपलिंग, सिस्टमेटिक सैंपलिंग मेथड है, उसे कहीं कहीं पर प्रोबेबिलिटी सैंपल। ध्यान रखिएगा कि जो सिस्टमेटिक सैंपलिंग है वो हमेशा नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आती है। अब सिस्टमेटिक सैंपलिंग है क्या एक्चुअली? सिस्टमेटिक मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, तो इसके अंदर जो सैंपल का चयन किया जाता है वो क्रमबद्ध और सही तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब कैसे किया जाता है, इसके अंदर करते क्या है? इसके अंदर करना ये होता है कि मान लीजिए कि कहीं पर गए सैंपल का चयन करने के लिए, और सैंपल का चयन करने के लिए हमें क्या करना है, 100 विद्यार्थियों में से 100 विद्यार्थियों, ठीक है, में से 10 का चयन करना है। तो 100 विद्यार्थियों में से 10 का चयन करना, तो कैसे करते हैं, इसमें सिस्टम अपनाते हैं। सिस्टम क्या अपनाते हैं, तो सिस्टम अपनाए इन्होंने, कैसे, इन्होंने क्या किया कि
एक काम करते हैं, जितने जो नंबर हैं जो जहां से शुरुआत हो रही है, जैसे 1, 11, 21, 31, 41, 51, ऐसे चयन कर लिया। यानी एक लेकर के 1 लिया, उसके बाद में जो है 9 लोगों को 10 लोगों को स्किप किया, फिर 11 नंबर लिया, फिर 10 लोगों को स्किप किया, फिर 21 लिया, फिर 10 लोगों को स्किप किया, 31 लिया। तो एक एक सिस्टम, एक तरीका अपनाया गया। क्या तरीका अपनाया गया कि भाई हमें 10 लोगों को लेना है, तो 10 लोगों को हम कैसे लेंगे? तो 10 लोगों को ऐसे चयनित करना है कि पहले एक रोल नंबर लेना है, फिर उसके बाद में 10 लोगों को छोड़ करके फिर 11 नंबर लेना है, फिर छोड़ करके फिर इस तरह से लेते चले जाना है। तो ये क्या है, ये जो मेथड है सिस्टमेटिक सैंपलिंग कहलाती है। हाँ, इसमें और भी चीजें अपनाई जा सकती हैं। भाई मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली क्या है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जो किसी का एसएमएस आया आप लोगों में से, मैं एक बार देख लूं। नहीं, मेरे को नहीं दिखाई दे रहा सर आपका है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ, मेरे को भी नहीं दिख रहा मेरा स्क्रीन। हाँ, तो इसमें क्या करते हैं कि सैम्पलिंग में इसमें हम सिस्टम अपनाते हैं। तो पहले मैंने बताया, ये तो हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। स्किप का मतलब क्या है, कुछ चीजों को हटा देते हैं। जैसे हमने यहाँ क्या हटाया कि पहले हम एक रोल नंबर लेंगे, एक रोल नंबर के बाद 10 लोगों को हटाएंगे, यानी 10 लोगों को छोड़ छोड़ के लिया जाएगा। तो यहाँ क्या है, 10 लोगों को स्किप करना है, छोड़ना है। तो एक सिस्टम अपना लिया गया कि हमें 10 लोगों का चयन करना, तो हम क्या करेंगे, 10 लोगों में से एक रोल नंबर का चयन करेंगे, उसके बाद 10 लोगों को छोड़ेंगे, उसके बाद का जो रोल नंबर आएगा उसको लेंगे, फिर 10 लोगों को छोड़ेंगे, फिर उसका रोल नंबर आएगा उसको लेंगे। या दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, ओड और इवन में कर लिया हमने कि जितने ओड है उसको लेंगे, और इवन को जैसे मान के चलिए कि हमें 50 लोगों को लेना 16 में से, तो क्या किया, 100 लोगों में से 50 लोगों को किया। कैसे, सिंपल तरीका अपनाया कि देखिए, ओड वालों को ले लीजिए, ओड नंबर के जो ओड रोल नंबर के जो विद्यार्थी हैं उनका चयन कर लीजिए, और इवन नंबर वाले विद्यार्थियों को छोड़ दीजिए। तो देखिए दो तरीका, या तो स्किप कर दीजिए, या तो ओड और इवन के आधार पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि पहले वाले में हमने देखा कि 100 में से 10 विद्यार्थी का चयन करना था, तो वहां पहले में क्या किया कि रोल नंबर 1 को लिया गया, उसके बाद में बाकी जो रोल नंबर 10 गिनती करके 10 लोगों को स्किप कर दिया गया, फिर रोल नंबर लिया गया 11 का, फिर स्किप कर दिया गया, फिर लिया गया। तो इस तरह से 10-10 लोगों को स्किप किया, इंटरवल दिया गया। तो यहाँ स्किप किया गया, यहाँ एक सिस्टम अपनाया गया। दूसरे में क्या किया, दूसरा सिस्टम अपनाया गया कि 100 में से 50 लोगों को लेना, तो वहां पर ओड इवन का सिस्टम अपनाया गया। तो यहाँ देखिए एक सिस्टम तो अपनाया गया, सही तरीके से अपनाया गया, लेकिन यह कमी रह गई। कमी ये रह गई कि जहां जो पहले वाली सैंपलिंग मेथड थी, जहां पर एक रोल नंबर को लिया गया, उसके बाद में 10 लोगों को छोड़ा गया, फिर उसके बाद जो रोल नंबर आया 11वां नंबर, उसको लिया गया। तो ऐसे में रोल नंबर 2 से लेकर के रोल नंबर 10 की कोई गलती थोड़ी थी, उनको तो समान संभावनाएं नहीं मिली ना, वो तो संभावना से वंचित रह गए, यानी वो सैंपल में शामिल होने की संभावना से वंचित रह गए। तो वहां समान संभावनाएं नहीं थी। इसी तरह से ओड इवन वाले में देखा होगा कि ओड नंबर वालों को ले लिया गया, इवन वालों को छोड़ दिया गया। तो जो ओड वालों को तो पूरी संभावना मिली, लेकिन इवन वालों को कोई संभावना नहीं मिली। ठीक है, तो इसीलिए इसे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में रखा जाता है, क्योंकि यहाँ जो सारे लोग होते हैं, जो पॉपुलेशन होती है, टोटल पॉपुलेशन को संभावना नहीं होती है, कुछ ही लोगों को संभावना मिल पाती है और बाकी सारे लोग छूट जाते हैं। तो इसलिए ध्यान देना जरूरी होता है कि हमें प्रोबेबिलिटी की सैंपलिंग वहां होती है जहां सभी की संभावना है, और नॉन प्रोबेबिलिटी जहां सभी की संभावनाएं ना हो। अब इसके अंदर देखिए सभी की संभावना नहीं होती है, इसीलिए इसको सिस्टमेटिक सैंपलिंग कहते हैं, इसको नॉन प्रोबेबिलिटी कैटेगरी में रखते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, किसी किसी बुक में मैंने भी देखा है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे कहा सिस्टमेटिक सैंपलिंग सर हमने प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ा है। तो आप ध्यान रखिएगा, तो हर उस सैंपलिंग को आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहिएगा जहां सभी की चयन होने की समान संभावना है। जहां चयन होने की समान संभावना नहीं है, जहां पर किसी कारणवश किसी को इग्नोर किया जा रहा है कोई भी स्टेप अपना करके, तो वहां पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अपना आएगी। ठीक है, ये क्या है, सैंपलिंग के टाइप। आगे आते हैं कुछ सैंपलिंग की केसेस, कुछ और सारी चीजें आती हैं, जैसे सैंपलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर, टेलीविजन प्रोग्राम। सैंपलिंग केसेस क्या होते हैं, तो सैंपलिंग ऑफ पीपल जो लेते हैं आप, न्यूज़पेपर, टेलीविजन प्रोग्राम, या जो कुछ भी आप जिस भी इवेंट हो या ग्रुप को या जिस चीज को शामिल करते हैं, वो सब सैंपलिंग केसेस कहलाते हैं, सैंपलिंग केसेस कहते हैं। सैंपलिंग एरर डिक्रीज है इंक्रीज इन सैंपल साइज। गलतियां कब होंगी सैंपलिंग में, जब सैंपल साइज कम रखोगे। जब सैंपल साइज ज्यादा रखोगे तो गलतियां सीधी बात कम होंगी। कैसे, मान लीजिए वही मैं बता रहा हूँ कि 1,000 लोग हैं, 1,000 में से केवल 10 लोगों से पूछ लो कि कैटरिंग की व्यवस्था कैसी है, तो 10 लोग अगर बता दें अच्छी है,
और आपने 990 लोगों को इग्नोर किया, तो इसका मतलब है कि गलती होने की बहुत ज्यादा संभावना है, कि 10 लोगों के आधार पे प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है। वहीं पर आप 10 लोगों की अपेक्षा आप 100 लोगों से पूछो या 200 लोगों से पूछो, तो जितने ज्यादा लोगों से पूछोगे उतने ज्यादा सही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो जब हम सैंपल के साइज में इंक्रीज कर देते हैं, तो सैंपलिंग में होने वाली जो कमियां होती हैं वो क्या होती हैं, कम होती है। ठीक है, कम क्यों होती है? वही एग्जांपल आपको फिर से बता दूं, कि जैसे आप कोई ज्यादा प्रोडक्ट लेते हैं, आपने एक प्रोडक्ट लिया तो हो सकता है वो खराब भी निकल सकता है, हो सकता है वो सही भी निकल सकता है। लेकिन आपने ज्यादा प्रोडक्ट लिए, तो ज्यादा प्रोडक्ट में से क्या है, आपने 100 लिए तो 100 में से एक तो खराब निकलेंगे, 90 तो 99 98 तो सही निकलेंगे ना। लेकिन आपने एक ही दो लिया, तो हो सकता है एक दो में से एक खराब निकल गया। मतलब आपने दो प्रोडक्ट लिए, एक खराब निकल गया, तो आपका 50% नुकसान हुआ ना। लेकिन अगर आपने 100 प्रोडक्ट लिए, उसमें से केवल उसमें से आपके 10 नुकसान हो गए, 10 खराब हो गए, तो आपका 10% तो खराब हुआ। तो इस तरह से ज्यादा सैंपल लेने पे गलती, एरर कम होती है, कम सैंपल लेने पर एरर ज्यादा होती है। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि व्हेन सैंपलिंग एरर जो है डिक्रीज, सैंपलिंग एरर कब डिक्रीज होती है, कब घटती है? तो तब घटती है जब हम सैंपल के साइज को बढ़ा देते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था स्टैंडर्ड एरर क्या है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आया, तो ये जब स्टैट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे तब आपको बता देंगे। यहाँ जो लिखा मैं बता देता हूँ। स्टैंडर्ड एरर का मतलब होता है द वेरिएशन बिटवीन द मीन ऑफ पॉपुलेशन द मीन ऑफ सैंपल। द मीन ऑफ पॉपुलेशन द मीन ऑफ सैंपल। अगर आपने सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ी होगी, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे पढ़ी होंगी, तो उसमें मीन, मीडियन, मोड यानी माध्य, मध्यांक और बहुलांक, तीन चीजों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो मीन का मतलब क्या होता है? औसत। औसत क्या होता है? औसत आप सभी जानते होंगे। औसत होता है कि सारी वैल्यू को जोड़ करके उसके नंबर से जब हम विभाजित कर देते हैं, तो जो हमें अंक आता है, जो मूल्य आता है या जो डिजिट आती है, उसे हम औसत कहते हैं। कैसे? मान के लिए कि 10 लोग हैं, और 10 लोगों में से 10 लोग, जैसे 10 विद्यार्थी हैं, और 10 विद्यार्थी में से किसी को 9 नंबर मिला, किसी को 8, किसी को 5, किसी को 7, इस तरह से नंबर मिले। और हमें पता चल करना कि औसत मार्क्स कितना है, औसत एवरेज मार्क्स कितना है। तो क्या करेंगे, जितने 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी के नंबर को जोड़ देंगे, और फिर हम 10 से उसको विभाजित कर देंगे। जो नंबर हमें मिलेगा उसे हम उस क्लास का एवरेज कहेंगे। कि एवरेज एवरेज मार्किंग कितनी रही इस क्लास की, तो हम कहेंगे कि इस क्लास में एवरेज जो है 60% या 50% गया। ठीक है, तो ये एवरेज होता है। अब इसमें दो देखो एवरेज लिखा है, एक पॉपुलेशन का एवरेज लिखा है, मीन का एवरेज लिखा। पॉपुलेशन का एवरेज, मीन का एवरेज क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आप किसी क्लास में गए, कहीं गए, और आपने देखा 100 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं। आपने 1000 बच्चों को देखा, किसी संस्थान के अंदर 1000 बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, किसी कंपटीशन की मान के लिए तैयारी कर रहे हैं, 1000 बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने 1000 बच्चे की नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप गए, आपने अनुमान लगाया कि 1000 बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम नहीं 900 बच्चे तो पास होंगे ही। 900 बच्चों का ज्यादा नेट हो जाएगा, कम से कम 900 बच्चों का ज्यादा नेट होगा। 900 बच्चे क्वालिफाई होंगे, बिल्कुल 100% आप श्योर है इस चीज को लेकर के, आपको ये लगता है। तो ये क्या हुआ, आपने एक एवरेज निकाला कि 90% लोग क्वालिफाई हो जाए, ये आपका एवरेज है। 1000 में से 900 पास होने का मतलब 90% लोग, 90% लोग क्वालिफाई हो जाएंगे आपने। लेकिन आप केवल अनुमान के आधार पर थोड़ी कर सकते हैं, ये तो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन क्या है कि 1000 बच्चों की पॉपुलेशन है जो किसी सेंटर में नेट की तैयारी कर रही है। ठीक है, तो आपने एवरेज निकाला कि भाई कितने लोग पास हो गए, तो भाई मतलब आपने गेस लगा के या आपने कोई मेथड बना के ऐसा निकाल दिया, तो 90%। फिर आपने क्या किया, उनको पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद में उनका किया सैंपल लिए। पढ़ाने के बाद आपने चेक करना चाहा कि वास्तव में कितने लोग क्वालिफाई हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। एक क्या करते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं। तो टेस्टिंग के लिए 1000 बच्चों को एग्जाम दिलाना, 1000 बच्चों के लिए व्यवस्था करना बहुत दिक्कत की बात है। तो आपने क्या किया, उसमें से सैंपल ले लिया। सैंपल कितने का लिया? 100 विद्यार्थी निकाल लिए। हम क्या करेंगे, 1000 विद्यार्थियों में से सिंपल रैंडम सैंपलिंग अपनाएंगे, क्योंकि सारे नेट के विद्यार्थी हैं, सारे तैयारी कर रहे हैं, तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग अपनाएंगे। सिंपल रैंडम सैंपलिंग आपने अपनाई, और 1000 बच्चों में से लॉटरी माध्यम से आपने 100 लोगों का चयन, 100 लोगों का चयन किया। 100 लोगों के लिए आपके पास कंप्यूटर थे, आपने व्यवस्था बना के उनका एग्जाम दिलाया। उन 100 लोगों को जब व्यवस्था एग्जाम दिलाया, और एग्जाम दिलाने के बाद जब उनका आपने असेसमेंट किया, असेसमेंट करने के बाद जब रिजल्ट आया, तो पता चला 100 में से केवल 40 विद्यार्थी ही नेट क्वालिफाई करने की योग्यता रख रहे हैं, यानी नेट क्वालिफाई करने का नॉलेज उनके पास है। बाकी के जो 60 विद्यार्थी हैं, वो अभी इस एग्जाम के लिए पूर्णतः तैयार नहीं है। तो यहाँ देखिए डिफरेंस आ गया। क्या डिफरेंस आ गया कि 1000 बच्चों के आधार पे तो आप ये सोच रहे थे कि 90% लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, और जब आपने सैंपल लिया 100 लोगों का, आपने उनको टेस्ट किया, तो पता चला केवल 40 लोग क्वालिफाई हुए, यानी 40% ही। तो देखिए वेरिएशन आ गया, कहाँ आपने 90% सोच रखा था, और कहाँ रिजल्ट कितना आ रहा है, 40% आ रहा है। तो 40 और 90,
वही वही जनसंख्या, उसी जनसंख्या से तो आपने सैंपल लिया है, तो उससे कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है कि 90 है और एक 40 है, तो 40 या 90 का जो डिफरेंस है इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इरर। ये स्टैंडर्ड इरर है कि प्रमाणीकृत जो इरर है, ये बता रहे हैं कि देखिए जो पॉपुलेशन का मीन है वो अलग है और ये मीन अलग है। ठीक।